हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप सभी का स्वागत है पंकज सर की क्लास में। यूपी बोर्ड में परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हिंदी का पेपर था, तो देखते हैं कि आप लोगों का कैसा पेपर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का बहुत ही सुंदर ढंग से पेपर किया होगा। तो मेरे पास एक पेपर पीडीएफ है जो मनोज गुप्ता की है। आप लोग जो है अपने प्रश्न पत्र से मिलान कीजिए, कितना आपने सही किया है और कितना गलत। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारा पेपर आपको समझाने और हल कराने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे सारी चीज़ें आपकी समझ में आ सकें। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे सभी लोग, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर का। अब पहला प्रश्न से पूछा गया था कि हिंदी कथनों में से जो निम्नलिखित नीचे कथन दिए गए हैं, इसमें से एक सही है जिसको आपको पहचान करके लिखना है। जैसा पहला है, मैला आंचल जो राहुल शंकरत्यान जी की काव्य कृति है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तीसरा है, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, तो ये भी गलत है, क्योंकि गुनाहों का देवता बाबूराव गुलाब की रचना नहीं है। चौथा है, सुमित्रानंद पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो ये भी गलत है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? मुंशी प्रेमचंद्र जो है, इनकी कौन सी रचना है? गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। अधिकतर बच्चों ने क्या किया हुआ है? अधिकतर बच्चों ने सुमित्रानंदन पंत जो है प्रसिद्ध उपन्यास पर टिक लगाया हुआ, जबकि ये गलत है। कौन करेक्ट है? मुंशी प्रेमचंद्र का जो है ये गोदान सही है। तो जिन लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र पर लगाया है तो उनका 1 नंबर ये पक्का है। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। जैसा पहला है प्रतिशोध, तो प्रतिशोध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये जो प्रतिशोध है इसके रचना कौन जी हैं? गुप्त जी हैं, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा है भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे चित्र के भगवती चरण वर्मा जी हैं, अर्थात भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा है? भूले बिसरे चित्र लिखा हुआ है। तीसरा है अमारा मसीहा, तो अमारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अमारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। चौथा है ठूठा आम, तो ठूठा आम के लेखक कौन है? यह है भगवती शरण उपाध्याय जी। जो ठूठा आम है ये किसने लिखा हुआ है? भगवती शरण उपाध्याय ने लिखा है। तो इस प्रकार से आपको कितना लिखना था इसमें? केवल एक कृति का, मतलब निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना था। तो यहाँ पर प्रतिशोध किसकी रचना है? ये प्रतिशोध जो है ये किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा भूले बिसरे जो चित्र है ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। अमारा मसीहा किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने आपको बताया कि अमारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, और जो ठूठा आम है किसकी रचना है? भगवती शरण उपाध्याय की रचना है। तो आई होप ये क्वेश्चन 4 हैं, 4 में से आपने 1 कर लिया होगा। यदि 1 कर लिया है तो आपका 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। पहले का गा वाला है, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। अर्थात इसमें लेखक नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि लहरों का जो राजहंस ये कृति है ये किस विधा पर, अर्थात ये किस विधा, नाटक है या कहानी है या उपन्यास है, ये किस विधा पर आधारित है, ये इसमें पूछा गया है। विधा का नाम पूछा गया है। तो जो लहरों का राजहंस है ये किस विधा से लिया गया है? ये लिया गया है नाटक से। जो लहरों का राजहंस है ये नाटक से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश ने लहरों का राजहंस लिखा है, और विधा का नाम पूछा गया है, तो कौन सी विधा है? ये नाटक विधा है। यहाँ पर आपको नाटक लिख देना था, नाटक विधा से लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर
घा में पूछा गया है कि जय पराजय जो है ये किसकी रचना है। जय पराजय जो है, जय पराजय के रचनाकार का नाम क्या है। तो जय पराजय के जो रचनाकार हैं वह कौन है। जय पराजय के रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। जो जय पराजय है इसके रचनाकार कौन है, जय पराजय के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो ये मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि जो जय पराजय है इसके रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव की जो प्रतीक्षा है वो किस विधा पर आधारित है। अर्थात राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा रचना है, ये प्रतीक्षा जो है किस विधा पर आधारित है। राजेंद्र यादव की जो प्रतीक्षा है इस विधा का नाम है कहानी। और ये जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है राजेंद्र यादव। अर्थात राजेंद्र यादव ने कहानी लिखा है। कौन सी कहानी, प्रतीक्षा। तो इस विधा का क्या नाम हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अर्थात कहानी इसकी विधा है। तो इस प्रकार से आई होप ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना लिखना है। मतलब जो रीतिकाल के कवि हैं उनकी एक एक रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि लिखना है और उनकी एक एक रचना भी करना है। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वह कौन कवि हैं, रीतिकाल के एक कवि हैं केशवदास जी। अर्थात जो केशवदास जी हैं ये कौन है, केशवदास जी, ये जो केशवदास जी हैं तो केशवदास जी नंबर 1 पर हैं। नंबर 2 पर है भूषण। मतलब नंबर 1 पर आपको लिखना है केशवदास, नंबर 2 पर आपको लिखना है भूषण। तो भूषण जो है नंबर 2 पर आपको क्या लिखना है, भूषण। तो भूषण जो है ये भी क्या है, ये भी रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं। मतलब भूषण है, मतिराम है, देव है, बिहारी लाल सतसाई जी हैं। तो बिहारी लाल ने क्या लिखा हुआ, सतसाई लिखा है। तो ये किसमें है, ये रीतिकाल में आते हैं। इस प्रकार आपको जो है रीतिकाल के 2 प्रमुख केशवदास, भूषण, मतिराम, देव, बिहारी लाल इत्यादि से किसी का नाम लिख देना था। मैंने कई बार टॉपिक बताया आपको। दूसरे का खा वाला बताया गया है कि छायावाद युग के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रवृत्तियों का मतलब पहले समझिए क्या होता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषता। अर्थात इसमें कौन सी विशेषता है, तो इसमें पहली जो विशेषता है वो है कल्पना। अर्थात इसमें जो है कल्पना की प्रधानता की गई है। जो छायावादी युग है इसमें कल्पना की प्रधानता है और भावना की प्रधानता है। कल्पना और भावना की प्रधानता ही छायावाद युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ये आपको लिखना था इसमें। प्रश्न नंबर ग में पूछा गया है कि खुशबू के शिलालेख, अर्थात खुशबू के जो शिलालेख हैं ये किस युग की रचना है। क्या पूछा गया इसमें, जो खुशबू के शिलालेख हैं ये किस युग में लिखा गया है। तो इसमें आपको क्या जवाब देना था, जो प्रश्न नंबर ग है ये आधुनिक युग की है। मतलब खुशबू के जो शिलालेख हैं ये किस युग की है, ये है आधुनिक युग। यहाँ पर आपको लिखना था आधुनिक युग, आधुनिक युग लिखना था। और इसके लेखक कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये आपको नहीं लिखना था। मतलब खुशबू के शिलालेख इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, किंतु ये आपको नहीं लिखा। आपको केवल युग पूछा गया है तो आधुनिक युग में इसके लेखक कौन है, भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद में नहीं पूछा गया, युग केवल पूछा गया तो आधुनिक युग आपको लिख देना था। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी नीचे दिए गए एक प्रश्न, अर्थात 2 गद्यांश इसमें है, एक ये का खंड और एक ये गा। का और गा में से जो आपको याद आता है, जिसकी आपकी संदर्भ प्रसंग जिसमें पाठ और लेखक का नाम याद है वो आपको करना है। तो यहाँ पर पढ़िए, देखिए अच्छी प्रकार से। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ावा और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। क्या गया है, मित्र। मैंने आपको बताया था एक पॉइंट पकड़िए। यहाँ पर क्या गया है, मित्र आ गया है। मित्र का मतलब मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन है, मित्रता नामक जो पाठ के लेखक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कई बार मैंने आपको बताया है।
मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो इसमें क्या लिखना था आपको, पाठ का नाम मित्र, मित्रता, और इसके जो लेखक हैं वे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस प्रकार से यदि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किस पाठ से लिया गया है, तो संदर्भ कहाँ प्रसंग व्याख्या आप कर सकते हो। तो इसमें कौन से पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र जी। चलिए दूसरा देखो, लिखा है खाखंड, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। अब ये जो है किस पाठ से लिया गया है, ये आपको पहचानना था। अगर जो पहला आप नहीं पहचान पाते थे, तो यहाँ पर आज विज्ञान युग में, आज जो है विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत अतुल्य शक्ति दे रहा है, तो ये जो है भारतीय संस्कृत से लिया गया है। और भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृत के लेखक हैं। तो आपको ये लिखना था। पहला मित्रता नामक, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी कई बार बताया है। तो दोनों में से दोनों आपको आते हैं, जो बढ़िया आता है उसको अच्छे प्रकार से कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बताया गया, निम्नलिखित में से पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। कितना अच्छा संदर्भ पूछा गया, कितना जो है अच्छा समैया पूछा गया है। मानुष हो तो वह रसखान बसो ब्रज गोकुल के गांव ग्वारन, अर्थात रसखान आ गया, पकड़े जी पॉइंट। रसखान जी ने क्या लिखा, समैया लिखा है। रसखान जी कहती है, इस जन्म में मेरा मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में मेरा यदि पशु के रूप में जन्म हो, तो कहाँ पर पशु के रूप में हो, जहाँ भगवान कन्हैया जी की गायें चरने के लिए आती थी, तो उस गायों के बीच में मेरा जन्म हो। इस प्रकार से रसखान जी क्या लिखते हैं, समैया लिखते हैं। तो समैया नामक पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है, रसखान जी हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छी प्रकार से कर सकते थे, और 6 नंबर का है, आप जो है अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते थे। दूसरा इसमें पूछा गया है, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। ये जो है किससे लिया गया है, ये लिया गया स्वदेश गौरव से। ये जो है ये लिया गया स्वदेश गौरव से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी जी। इसके त्रिपाठी जी रचनाकार हैं। और इस कहाँ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश गौरव। और इसके लेखक कौन है, अच्छा रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से कर सकते थे। और इससे अच्छी तो यही है, मानुष हो तो रसखान, दोनों आपको आते हैं, तो दोनों में से जो बढ़िया आता है उसको कीजिए। दोनों नहीं करना होता, दोनों में से एक करना होता है। नहीं कि दोनों हमको मालूम दोनों कर दीजिए, दोनों नहीं करना है, एक करना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। जयशंकर प्रसाद, मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जयशंकर प्रसाद का मैंने कई बार जीवन परिचय बताया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था 1889 ईस्वी में। नई पुस्तकों में 1890 भी लिखा, मतलब दोनों लिख दे, मतलब चाहे 89 लिखिए चाहे 90, दोनों आपका सही माना जाता था। पुरानी किताबों में 89 लिखा है, जो नई किताबें उसमें 90 लिखा है। 47 साल तक जीवित हुए थे। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि 1890 में जन्म हुआ और 47 साल तक जिए, तो उनकी मृत्यु कब हो जाएगी, यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 9 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 1 9 और 1 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म आपने अच्छी प्रकार से जीवन परिचय कर दिया होगा, तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। इस प्रकार से आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है। तो इसमें तुलसीदास, महादेवी वर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास ये आएगा जरूर। तुलसीदास जी का जन्म मैंने दोहों के माध्यम से बताया था कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरव शरीर। इस प्रकार से मैंने तुलसीदास के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से बताया था, बोला था याद कर लीजिएगा, देखो वही आया। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब संस्कृत का आया हुआ है और इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और ये भी बताना है किस पाठ से लिया गया है। इसमें रचनाकार नहीं होते हैं, इसलिए आपको रचनाकार नहीं लिखना है, केवल लिखना है पाठ का नाम और इसकी हिंदी अनुवाद करना है।
तो अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, अर्थात हमारे देश की जो संस्कृति है वो सदैव क्या होती रहती है, गति कहती बढ़ती रहती है। तो भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ये जो पाठ किससे लिया गया है, ये लिया गया है भारतीय संस्कृत के। इसमें लेखक नहीं होते इसलिए लेखक इसमें नहीं लिखा जाएगा। ये आपको नहीं मालूम है तो ये कर सकते थे सार्थ प्रस्ते मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः, तो दोनों में से आपको एक करना था। अगला है प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हो कोई श्लोक लिखो। तो मैंने कई बार लिखवाया भी, कई बार बताया भी है कि इसको इस प्रकार से याद कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का खा वाला बताया गया है, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। तो इसमें आज़ाद लिखना है, दो केवल प्रश्न करना है। कुत्र मंगलम भवत, तो मैंने आपको बताया था कुत्र का मतलब कहाँ मंगलम मरणम भवत, अर्थात कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरने से मंगल की प्राप्ति होती है। तो कहाँ से होती है, वाराणसी में। तो इस प्रकार से आपको 2 करना था। वीर वीरों पूछते तो यहाँ पर वीर वीर केन की हटा करके वीरेण लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। अगला तुम्हारा प्रश्न है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा व उदाहरण से लिखिए। तो करुण रस जो है मैंने बताया था, करुण और हास्य रस दोनों याद रखिए, दोनों में से एक अच्छी प्रकार से याद कीजिए, आएगा जरूर। करुण रस कहाँ पर होता है, जहाँ पर शोक की प्राप्ति होती। करुण रस का मैंने आपको दोहा बताया था, सीता गई तुम भी गए, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ, मझधार में मुझको छोड़कर तात जाते हो कहाँ। शीश पर गंगा हंसे, भुजन पर भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। तो इस प्रकार से आप इसको उदाहरण सहित अच्छे प्रकार से लिख सकते थे। अगला बताया गया है कि रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो रूपक अलंकार कहाँ पर होता है, उपमा अलंकार कहाँ पर होता है, ये वीडियो मैंने कई बार आपको समझाने का प्रयास किया है कि रूपक अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप जो है वो समाप्त कर दिया गया हो। जैसे चरण कमल, तो चरण ही कमल है, कमल ही चरण है, रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता। कर कमल सा कोमल है, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। तो मैंने कई बार आपको बताया है, तो फिर भी नहीं कर पाते हो तो ये आपकी गलती। 2 नंबर आपने खो दिए अगर ये नहीं कर पाए। अगला है रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए। सोरठा मैंने कल ही आपको बताया था, जो सोरठा होता है दोहा के उल्टा होता है। वीडियो मैंने डाला था, नहीं डाला था, हमने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का आया। प्रश्न नंबर 9 तुम्हारा पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। जैसे अन लिखा है तो यहाँ पर आपको जोड़कर शब्द बनाना था। जैसे अनु है, अभि है, परि है, शु है, तो इससे क्या लिखना था, जैसे लिखा हुआ परि लिखा है तो क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। सु है, सुकुमार हो जाएगा। अभि है, क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। इस प्रकार से अनुसार हो जाएगा। आप यहाँ पर 1 1 3 नंबर आपके पक्के हो जाते। केवल इसमें क्या जोड़ना था, पहले सर्ग जोड़ना होता था। खा में पूछा गया है प्रत्यय अर्थात शब्द से पहले जुड़ने वाला। मैंने आपको बताया था, जैसे नाम लिखा गया है, ये जैसे लिखा है कुमारी रीता देवी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो कुमारी है ये उपसर्ग है, देवी क्या है, ये प्रत्यय है, और ये एक शब्द है। तो पहले जुड़ने वाला उपसर्ग, बाद में जुड़ने वाला प्रत्यय होता है। तो क्या लिखा है, तो लिखा है। जैसे अपनत्व, जैसे वह लिखा है, इसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा, पहनावा है। जैसे वट लिखा है तो क्या हो जाएगा, बनावट। आई जैसे भौजाई। इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते थे अच्छी प्रकार से। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर ग में लिखा है, निम्नलिखित में से किसी 2 के समास विग्रह लिखना है। इसमें क्या लिखना था आपको, समास विग्रह करके लिखना होता है, और समास के नाम भी आपको बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है दोपहर, अर्थात 2 पहरों, इसमें लिखा हुआ 2 पहर अर्थात 2 पहरों का समूह। अब दोपहर को 1 पहर, 2 पहर, तो इसमें 2 लिखा है तो इसलिए कौन सा समास होगा, द्विगु समास में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास होगा। मैंने आपको बताया था द्विगु समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर
पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर आपको केवल समास विग्रह करना होता है, समास का नाम नहीं लिखना है। फिर भी मैं आपको समास का नाम बता रहा हूँ। दोपहर में जो है दो पहरों का समूह अर्थात कौन सा समास? द्विगु समास। दूसरा है चौराहा। अब चौराहा अर्थात चार राहों का समूह, इसमें समास कौन सा होगा? चार राहों का समूह। बताइए समास कौन सा इसमें है? इसमें द्विगु समास है। जो चार राहों का समूह है इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास है। और चौराहा मतलब चार राहों का समूह। जैसे त्रिकोण है, अब त्रिकोण में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे देश विदेश, देश और विदेश समास कौन सा इसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि पहला पद दूसरा पद जहाँ पर विलोम शब्द आ जाए वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। खरा खोट, पहला शब्द दूसरा शब्द विलोम है, माता पिता विलोम है, द्वंद्व समास। माता और पिता, खरा और खोटा, देश और विदेश। इस प्रकार से आपको केवल दो लिखना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों के तत्सम रूप करना है। क्या लिखा है? जैसे कुआं लिखा है। अब इस कुआं का आपको लिखना तत्सम रूप। तो कुआं क्या हो जाएगा? कुआं क्या हो जाएगा? कूप। आपको लिखना था कूप। छाह, छाह क्या हो जाएगा? छाँव। छाह का क्या होता है? छाँव हो जाएगा। पाहन लिखा है तो पाहन का क्या हो जाएगा? पाहन क्या हो जाएगा? पाषाण। पाहन का क्या होगा? पाषाण हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार। इस प्रकार से हो जाएगा श्रृंगार। यहाँ पर श्रृंगार लिखना था। लौंग, लौंग का क्या हो जाएगा? लवंग हो जाएगा, लवंग। इस प्रकार से करना था। केवल आपको दो लिखना था। कुआं के क्या हो जाएगा? कूप हो जाएगा। छाया क्या? छाँव हो जाएगा। पाहन क्या? पाषाण हो जाएगा। श्रृंगार क्या? श्रृंगार हो जाएगा। लौंग क्या? लवंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको केवल दो लिखना था और आपके 2 नंबर पर पक्के हो जाते। इसमें राइटिंग के नंबर नहीं काटे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को दो दो पर्यायवाची करना है। जैसे कमल, अब कमल की क्या पर्यायवाची होती है? जलज, जलज होता है। पंकज, जलज, सरोज, नीरज। इस प्रकार से क्रोध लिखा है। क्रोध के क्या होते हैं पर्यायवाची? क्रोध के होता है कोह होता है। कोह और रोष, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये क्रोध के पर्यायवाची। जैसे दिन, अब दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिन का होता है दिवस। दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस होता है, वासर होता है और क्या होता है? दिवा होता है। तो इस प्रकार से आपको दिन के पर्यायवाची करना था। नदी की पर्यायवाची क्या होता है? तरनी, सरिता क्या होते हैं? नदी की पर्यायवाची। पंछी, पंछी की पर्यायवाची क्या होता है? जैसे विहंग होता है। विहंग माने क्या होता है? पंछी होता है। और खग, खग माने भी पंछी की पर्यायवाची है। परिंदा, परिंदा किसका बोलते हैं? परिंदा बोलते हैं पंछी को। तो इस प्रकार से आपको इसे केवल दो करने थे, 2 नंबर आपके पक्के होते। मैंने चारों आपको बताए हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10 में बताया गया है, निम्नलिखित में से किसी दो को संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखना है। इसमें क्या लिखना है? संधि का नाम। क्या लिखा है इसमें? मनु प्लस अंतर। तो मनु प्लस अंतर बराबर क्या हो जाएगा? मनु और प्लस अंतर दोनों को हम जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? मनवंतर हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ? आदि प्लस अंत। तो आदि प्लस अंत लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? आद्यंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें संधि जोड़ करके अर्थात लिखना था। ये मैंने संधि के ऊपर एक वीडियो बनाया था। कौन सी संधि इसमें क्या होती है ये भी मैंने बता रखा है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पंचमी विभक्ति द्विवचन रूप लिखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, मति का लिखो चाहे नदी का लिखो, फल का लिखो चाहे मधु का लिखो। तो जैसे नदी है, अब इस नदी का हमको क्या लिखना है? इस नदी का करना है पंचमी विभक्ति और द्विवचन। तो विभक्तियाँ इधर मतलब प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस प्रकार से पंचमी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन वाला रूप हमको करना है, मतलब पंचमी विभक्ति वाला और द्विवचन रूप लिखना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? नदी का जो है क्या हो जाएगा? नदभ्याम हो जाएगा और मधु का मधुभ्याम हो जाएगा और फल क्या? फलभ्याम हो जाएगा। मत क्या? मतभ्याम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पंचमी विभक्ति का द्विवचन करना था। अगला जो है प्रश्न नंबर ग में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी दो की धातु लकार, पुरुष और तथा वचन भी लिखना था। इसमें देखिए कितनी चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो पूछा गया है कि धातु बताओ, अर्थात आहसाव लिखा, इसमें कौन सी धातु हो जाएगी। उसके बाद लकार भी बताओ, पुरुष भी बताओ और वचन भी बताओ। केवल 2 पूछे गए हैं, 4 इसमें आए हैं, 2 ऑप्शन है। यहाँ पर आपको धातु लिखना है, लकार, पुरुष और वचन।
तो जो अश्वाह है, अहसाव, इसमें धातु कौन सी है? हर्ष धातु। लकार कौन सा है? लकार हो जाएगा लड लकार। और पुरुष जो है, ये पुरुष कौन सा हो जाएगा? ये पुरुष हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। और वचन क्या होगा? आशाव जो है ये द्विवचन हो जाएगा। ऐसा आपको करना है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है पठिष्यामि। तो पठिष्यामि ये धातु कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पठ धातु। पठिष्याम क्या है? पठ धातु हो जाएगा। लकार कौन होगा? लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार। और पुरुष कौन सा हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा उत्तम पुरुष। और वचन कितने हो जाएगा? वचन हो जाएगा एक वचन। इसी प्रकार से हसेयु, हसेयु में हस धातु हो जाएगी, विध लिट लकार होगा। और पुरुष जो है कौन सा होगा? प्रथम पुरुष होगा। और वचन कितना होगा? ये बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से आपको केवल 2 करने थे, 2 नंबर इसमें मिलते। अगला है प्रश्न नंबर घ। इसमें आपको अनुवाद करना था। जैसे हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, विनय मनुष्य का आभूषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विनयः मनुष्यभ्याम आभूषणम्। किसी एक विषय पर निबंध करना था। जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना। तो जो पर्यावरण प्रदूषण होता है ये आप सभी विषयों में पढ़ने को पाते हो। हिंदी में भी, सामाजिक विज्ञान में भी होता है पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो इसके बारे में अच्छी प्रकार से आप लिख सकते थे और अपने 6 नंबर स्कोर कर सकते थे। अगला जो प्रश्न नंबर तुम्हारा 12 है, इसमें आपको जय सुभाष नहीं लिखना था, तुमुल नहीं लिखना था, करमवीर भरत नहीं लिखना था, मुक्तिबोध नहीं लिखना था। क्या लिखना था? मेवाड़ मुकुट लिखना था। केवल आपको अंगा वाला पहला और दूसरा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नायक कौन उसमें थे? महाराणा प्रताप जी। तो प्रताप जी का आपको इसमें वर्णन करना था, महाराणा प्रताप जी का। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी उसमें घटना घटी थी वो आपको इसमें लिखना था। तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छी प्रकार से पेपर किया होगा। और यदि इसमें कोई त्रुटियां हुई हैं तो आने वाला पेपर जो है सुधार कीजिएगा कि वो जो है पेपर आपका अच्छा हो। आप लोगों से मेरी पूर्ण आशा है कि आप सभी लोग प्रबल मेहनत करके अच्छे स्कोर को हासिल करोगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।